105वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो या लिखो अमेंडिंग आर्टिकल 338, 342A and 366 allow states and union territories, states and UT लिख दिया करो। ओके ठीक है, स्टेट्स एंड यूटी, यूटी का मतलब बेटा यूनियन टेरिटरी। देखो यूटी कहाँ लिख सकते हो, जैसे आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं, मेंस में कॉपी में लिख रहे हैं, तो पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले आप जब लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट लिखने में तो ज़्यादा झंझट नहीं है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे यूनियन टेरिटरीज लिखते हैं, अब सपोज आपने यूटी लिख दिया, स्टेट्स एंड यूटी मान लिया, ऐसा लिखना है। तो यूटी आप तब लिखेंगे जब आपने पहले, जैसे आपने कहीं पर लिखा है स्टेट्स, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म तो कर नहीं सकते, एंड यूनियन टेरिटरीज, अब ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया यूटी। पहली बार जब भी लेख में पहली बार लिखेंगे तब। अब जब नेक्स्ट बार ऐसा लिखने की हुई तो बार बार यूनियन टेरिटरी अजीब सा लगेगा, तब आप स्टेट एंड करना है या ए एन डी वाला एंड लिखना है तो आप लिखना है यूटी। अगर आपने ये लिखा है ये नहीं लिखा है, अब आप बता रहे हैं कि ये मतलब यही है, एग्जामिनर जानता है, आपने बताया कि नहीं बताया। मुझे मालूम है कि आपके यहां शादी है, लेकिन आपने हमको शादी का कार्ड ही नहीं दिया, और आप ये सोचते हैं कि हम तो सर को तो पता ही है, तब भी हम नहीं आएंगे, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो आप एग्जामिनर को पता है कि आप यूनियन, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी ही लिख रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं मानेगा जब तक आप इसको सिंबॉलिक तौर पे यहां पे बात नहीं कहे होंगे, और फिर उसके बाद यूटी लिखे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जब आप जानते हैं कि इसने क्या किया है तो आप उसके मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? यही ऑथेंटिसिटी है कि आप में जो बात कहने का और जो समझाने का और जो निडरता से उसका सामना करने का व्यक्तित्व तो है भी कि नहीं है, इसलिए हम सुनना चाहते हैं। जानते तो हैं कि आपने हमारे जेब से 20 रुपए निकाला है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। आपने कहा हाँ जरूरत था मैंने लिया है, बोले बात खत्म हो गई। जानते तो पहले से ही थे। तो तुम यूनियन टेरिटरीज को कैसे लिख रहे हो, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूटी क्यों लिखे भाई, यूनियन टेरिटरी बार बार लिखोगे कितने शब्द हो जाएंगे, 2 शब्द हो जाएंगे। यूटी लिख के 1 शब्द बचा लो। यूनियन टेरिटरीज 2 शब्द है, स्टेट्स में 1 शब्द है। शब्दों का भी तो गेम है, फिर लिखने में टाइम लगता है। यूटी लिख के आगे बढ़ गए ना, ठीक है। एक 105वां संशोधन अनुच्छेद 338, 338, 342A, 336 में संशोधन करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes
केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देता है। ठीक है, तैयार करने की अनुमति देता है। अपनी सूची तैयार करो, स्टेट वाले भी करो, अंडमान निकोबार वाले भी करो। नेक्स्ट लिखो, इन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 102वें संविधान संशोधन में थ्री 342A 366 और 338B आर्टिकल्स इंक्लूड्स, आर्टिकल शामिल थे। समझ गए कि नहीं? हाँ, आगे लिखो, 342A, आर्टिकल 342A deal with the central list of यार बार बार लंबा लिखाना पड़ता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से लगता है पूरी क्लास हुई अपनी बैकवर्ड हो गई है। सोशली एजुकेशनली, क्योंकि आप बिल्कुल सटीक शब्द में है इस समय, एजुकेशनली तो है ही है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कॉमन नोन, अगर बात करें नोन एज, लिख लो कॉमनली नोन एज ओबीसी। समझिए कि नहीं? जिसे हम क्या समझते हैं, कॉमन तरीके से क्या समझते हैं बच्चा? ओबीसी। इसकी चर्चा कहां मिलती है? 342A में। आगे लिखो, आर्टिकल 366 डिफाइंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, 66 में एक हम कल चर्चा करेंगे, एक क्लाज होगा इसमें, मैं क्लाज कल बात करूंगा इस पे, लेकिन 336 लिखो पहले। 366 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्या किया गया? परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, आगे लिखो। अगर बच्चा इस सूची को बना दिया जाए, क्यों है ना, इस सूची को बनाया जाए तो अभी तक जो सूचियां बनी हैं तो बनाई ही गई हैं, है ना? तो ऐसा दो मौका आया है। एक लिखो, फर्स्ट लिखो 2 बैकवर्ड क्लासेस, लिखो आयोग, 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस। पहला लिखो काका कालेकर, रिजर्वेशन जब पढ़ाएंगे तो उसकी जिक्र डिटेल करेंगे, यहां सिर्फ इतना लिखो। इन 1953 1953 में काका कालेकर की रिपोर्ट, ठीक, काका कालेकर कमीशन आया। आगे लिखो, इन 1977-78 बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल पूरा नाम है इनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये थे बिहार के। ठीक है,
अच्छा लिख लो, अकॉर्डिंग टू 27% ओबीसी रिजर्वेशन डिलीवर्ड बाई, या डिलीवरी बाई लिख लो, डिलीवर्ड लिख लो, बाई बीपी मंडल कमीशन। सत्ताईस परसेंट क्या लिखा है यार, अकॉर्डिंग टू 27% रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू हमने क्या लिखा है आगे, अकॉर्डिंग टू बीपी मंडल होना चाहिए, है ना। आप बना लो 27% रिजर्वेशन बीपी मंडल की सिफारिश पर ही लागू हुआ था, यही कहना चाह रहा हूं, है ना। ठीक है, और लिख लो रिजर्वेशन एग्जीक्यूटेड इन 1993, 1993 में यह लागू हुआ, है ना। ऑर्डर्ड बाई लिखो, आदेशित हुआ कब, ऑर्डर्ड बाई एंड ऑर्डर्ड बाई बीपी सिंह गवर्नमेंट इन 1990। इसका आदेश किसने दिया था, बीपी सिंह सरकार 1990 में। इसी के कारण उनकी सरकार चली गई, बीपी सिंह की सरकार इसी कारण गई थी। पता है ना इसका, क्यों विदुषी, पता है ना बीपी सिंह की सरकार गई क्यों भाई, हाँ चला पता, आइडिया है ना, रिजर्वेशन की वजह से गई थी। 5 मिनट में इसको समझ लो, फिर हम जाते हैं लिंग्विस्टिक में, चलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में, ये खत्म हो गया। देखो असल में क्या हुआ कि 1989 2 दिसंबर को बीपी सिंह सरकार आई। थोड़ा सा क्रम समझ लेना, फट से ये जो आइडिया है तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। 2 दिसंबर 1989 को बीपी सिंह की सरकार आई थी। उस समय कांग्रेस हार गई, राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव था वो हार गए थे, और 200 का सीट भी कांग्रेस आसपास रही, 197 194 कुछ ऐसा डेटा है उसका। आर वेंकट रमन साहब राष्ट्रपति थे, जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी वही थे, तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मना कर दिया कि साहब हमारे पास तो मेजॉरिटी है नहीं। तो बीपी सिंह की जो संयुक्त मोर्चा थी, जिसको जनरली जनता दल आप जानते हैं, उसमें देवीलाल, चंद्रशेखर, ऐसे सभी लोग मिल करके, मुलायम, लालू प्रसाद, ऐसा सब का एक संग्रह था वो, नीतीश कुमार वगैरह, ये सब ऐसे थे। और इनको समर्थन दिया बीजेपी ने। बीजेपी भी जीती थी बट उतना नहीं जीती थी जितना ये लोग जीते थे, समर्थन दिया। तो बीपी सिंह शपथ लिए 2 दिसंबर 1989 को। अब अगला महीना में नया साल आ गया 1990। बीपी सिंह ने ओबीसी के आरक्षण को का पिटारा खोल दिया 27% का। हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है, 80s के टाइम के, जैसे मैंने 77 78 के टाइम की, बट इसको उन्होंने 90s में आकर के 1990 में इसको लागू करने की घोषणा कर दी। तो 1990 में बीपी सिंह ने बैकवर्ड क्लास, यहां पे अदर बैकवर्ड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी बाद में आएगा, बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन की बात की उन्होंने। अब चूंकि पॉलिटिकली आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ती हैं, और बीपी सिंह को समर्थन जो बीजेपी ने दिया था उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी कि भाई कांग्रेस के से हम विरुद्ध हैं, बाकी हमारी इनकी आइडियोलॉजी जो भी मेल खाई हो अपना समर्थन दिए। लेकिन इस आइडियोलॉजी में नहीं कि आप ओबीसी का आरक्षण दे देंगे, क्योंकि उससे
रिजर्वेशन में कुछ वर्ग को दिक्कत हो सकती है। भाई आरक्षण देने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लिया, माना 100 रुपए मेरे पास है, आपको हमने 27 रुपए दे रहे हैं। पहले तो आपको अपने संघर्षों से मिलते थे जो मिलते थे, अब कम से कम 27 रुपए तो आसानी से मिल जाएगा। तो हमको लगा कि यार ये मेरी जमा पूंजी में ये आराम से पैसा ले जाएगा। जबकि हकीकत को अगर देखें कि अगर क्लासिफिकेशन करें तो भाई वो 50% से ज्यादा है, 27 आधा ही तो मांग रहा है। 54% देश में ओबीसी है, 27% रिजर्वेशन है। क्यों? तो जो अब देखो बिहार में देखो, उन्होंने जातीय जनगणना कराकर कितना बड़ा रिजर्वेशन कर दिया। जितना थे बोला 75% रिजर्वेशन हो गया। तो जो रिजर्वेशन का पूरा एस्पेक्ट था वो अनएक्सपेक्टेड सा था। शायद इसके लिए समाज में या लोग तैयार नहीं थे, और उसी समय बीपी सिंह ने घोषणा किया। बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता था। उन्होंने सरकार से एक प्रकार से इस्तीफा तो नहीं, मतलब समर्थन तो वापस नहीं लिया, बट एक मंडल कमीशन के पर एक कमंडल। आपने देखे होंगे सोमनाथ से आडवाणी जी की रथ यात्रा चली थी। क्योंकि असल में पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि सबको अपने वोट की, अपने पावर कहां से आएगी, उस कनेक्टिविटी की चिंता होती है। अगर वीपी सिंह बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में बैकवर्ड क्लासेस को साथ भी लेंगे। और मंडल के कमंडल में, यानी कि आडवाणी साहब जो अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाले मंदिर को लेकर के, जो मंदिर अब बन चुका है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट को या अपने वोट को, जो अगड़ी जातियां थी, खासतौर से ब्राह्मणों को ऐसे तमाम जो जोड़ा जाता था। अब तो बीजेपी सबकी पार्टी हो गई, नहीं तो एक जमाना था कि वो भी सबकी पार्टी नहीं थे। तो वो रुष्ट ना हो, फिर हमारा पॉलिटिकल जो एक कह सकते हैं फेनोमेना है वो कंडीशनल अप्लाई होता रहे। तो कहीं ना कहीं सबको अपनी अपनी चिंता होती है। तो रथ यात्रा चलता रहा। समस्तीपुर में जब रथ यात्रा पहुंचा, और लालू प्रसाद उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिए, रथ आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस दिन आडवाणी जी गिरफ्तार हुए उसी दिन बीजेपी ने बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया, तुरंत उसी दिन। अब बीपी सिंह की सरकार गिर गई। ये अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद 23-24 अक्टूबर की बात है 1990 की। राष्ट्रपति जैसा सब करते हैं कि साहब आप बहुमत सिद्ध कीजिए। 7 नवंबर 1990 का उनको टाइम दिया गया। बीपी सिंह को पता था समर्थन है नहीं, इस्तीफा दे दिया आते आते टाइम में, सरकार चली गई। तो ये बीपी सिंह का इतना टेन्योर था, 11 महीना का। नवंबर में उनकी सरकार खत्म, दिसंबर में आई थी। उसके बाद पार्टी टूटी, जोड़ तोड़ हुआ, कुछ हुआ, कांग्रेस ने समर्थन दिया, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, और फरवरी में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और आफ्टर ऑल जो है, या कांग्रेस ने समर्थन लिया कुछ, हालांकि राजीव गांधी तो बोले थे हमने तो वापस ही नहीं लिया। और बाद में 1991 आ गया, फिर चुनाव हो गया, और उसी 91 के दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जो भाषण के दौरान 20 मई था, पेरम्बदूर था। और फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई, यानी कांग्रेस की सरकार आई, वो 93 आते आते ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ। अरे यार 1993, हाँ, ओबीसी रिजर्वेशन। व्हाट डू मीन ओबीसी? इसमें क्रीमी लेयर एक बनाया गया, कुछ इकोनॉमिकली तय किए गए। अगर आपके मदर फादर क्लास 2 अफसर हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए रिजर्वेशन था। और जिनके मदर फादर ही पढ़े लिखे हैं वो तो कहां से पिछड़ जाएगा इसमें, है ना। तो एक प्रकार से आर्थिक भी नहीं होगा। भाई जो 8 लाख आजकल 8 लाख रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो फैसिलिटी तो दे ही सकते हैं साल भर में, अगर आपकी है तो ये फैसिलिटी ओरिएंटेड आप समझ लीजिए, इसमें जाति से मतलब नहीं है।
इसमें सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन से मतलब है। और 1993 से ये एक प्रकार से एग्जीक्यूट हो गया जो 27। हालांकि इस बीच में बहुत बवाल हुआ, देश में बहुत बवाल काटा गया, बहुत बसें फूंकी गई, ट्रेन फूंके गए, आंदोलन किए गए, रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत कीमत चुकाई गई। तब हम लोग उस समय इलाहाबाद में जब ये रिजर्वेशन आया था 98 99, मैं सेकेंड ईयर बीएससी में पढ़ता था। और राजीव गांधी जो थे, वो अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से पार्लियामेंटियन थे और उन्होंने बोफोर्स के कारण इस्तीफा दे दिया था 1984 वाले इलेक्शन में। वो पार्लियामेंटियन थे और हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हराए थे, जो कि बड़े रॉयल और बड़े प्रसिद्ध नेता उस इलाके के थे। उनको उन्होंने हराया था। एच.एन. बहुगुणा जिनकी यूनिवर्सिटी है तो उनको उन्होंने हराया था अमिताभ बच्चन ने, लेकिन बोफोर्स तोप के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था, पार्लियामेंटियन नहीं रहे। फिर उसके बाद तो चुनाव ही नहीं लड़े। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सिटी बस चलवाई थी। इलाहाबाद से लोकसभा जीते थे तो बहुत लाल रंग की, हमें याद है कि सिटी बस चलती थी, लाल वाइट ब्लैक ऐसा कुछ रहता था, बढ़िया बस खूब चलती थी। मतलब कहीं से खड़े होकर आराम से चलिए, जैसे बड़ी यात्रा में सुख था। लेकिन रिजर्वेशन के बाद हमने देखा कि रिजर्वेशन के तो सारी बसें जला दी गई, जहां मिले फूंक दें, जहां मिले फूंक दें, जहां मिले फूंक दें, ट्रेन फूंक दें, ये फूंक दें, वो फूंक दें, फुक्कड़ हो गया मतलब मामला। और सब हम, अब तो खैर उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कोई बस ऐसे तो प्राइवेट चलती है, बट वो खूबसूरती बस वाली नहीं रही। अब तो लोगों को व्हीकल हो गए। बट ये सब बहुत बवाल हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कहीं पर, रोड पे, सड़क पे, दुकान हुए, सब कुछ। हम लोग बीएससी करते सेशन बहुत लेट हो गए, दिसंबर में पेपर हो रहे हैं फाइनल, जो अप्रैल मई में होते थे। बड़ा घपला हो गया, मतलब 2-2 साल सेशन लेट हो गए। आप बीएससी 91 के हैं और आपको एडमिशन 93 में मिलेगा कि एमएससी में लेना चाहें या कुछ और डिग्री करना चाहें। इतना लेट होते चले गए, सब बड़ा मुश्किल से पटरी पे आया था। एनीवेज, तो ये ओबीसी के रिजर्वेशन का जो 1993 में इम्प्लीमेंटेशन, तब से अब ये चल रहा है। ठीक, आगे अब एक हेडिंग बनाएं, ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एक हेडिंग बनाएं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सबसे पहला आत्मदाह जो था रिजर्वेशन को लेकर किसी ने किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोई गोस्वामी लड़का था, पता नहीं प्रेसिडेंट था या नेता था कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने आत्मदाह किया था रिजर्वेशन के कारण। पहला आत्मदाह जो देश में हुआ। अरे बहुत कुछ बवाल हुआ, लोगों ने बहुत अपने को नुकसान किया, कई लोगों ने। एक प्रकार से मुझे लगता है कि जितने प्राइम मिनिस्टर अब तक हुए हैं, उसमें अगर घोर विरोध अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का हुआ है तो वीपी सिंह। मतलब इतना बड़ा विरोध हमने नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मतलब बहुत अल्प कार्यकाल था वीपी सिंह का, लेकिन निर्णय उसका बहुत मतलब चौंकाने वाला, या कहा जाए बड़ा अद्भुत, बड़ा रिस्की किस्म का था। देखो, इतिहास के पन्नों को आप कभी खंगाल के देखेंगे तो हम वक्त के साथ स्याह हो जाती हैं चीजें, लेकिन रिजर्वेशन के उस कालखंड में जब ये आंदोलन हो रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन महीने 2 महीने चला, ये एक लंबी यात्रा तय किया। और सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का एक जोखिम भरा फैसला, मतलब देश में एक बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष तैयार हो गया। मतलब बैकवर्ड क्लासेस और फॉरवर्ड क्लासेस के बीच का एक संघर्ष था ये। द्विज जातियां, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोलते हैं, और एससी एसटी को हटा दीजिए तो बाकी बच्चे जो ओबीसी थे, बीसी थे, उनके बीच का संघर्ष था ये।
मतलब जिससे देश मतलब आपस में जैसे लोग समाज बट चुका था, एक दूसरे से खार खा रहे थे। और बेटा इसकी कीमत हम लोगों ने भी चुकाई, टाइटल के आगे। या तो आपकी जाति पता हो, टाइटल पता हो, मतलब द्विज जातियों में आप जा रहे थे। बीपी सिंह कौन थे? बीपी सिंह तो ठाकुर थे, ठाकुरों का भी विरोध था बीपी सिंह का, क्योंकि द्विज जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रिजर्वेशन के खिलाफ कौन थे? जो द्विज जातियां, यानी कि जो फॉरवर्ड क्लास थे। फॉरवर्ड में तो बीपी सिंह भी आते हैं, वो भी कीमत चुका रहे थे। उनके हिस्से में कुछ फायदा भी नहीं था और कीमत भी चुका रहे थे। हम लोग भी कीमत चुका रहे थे। मैं उस समय, मुझे याद है 1991, 90s में तो आया ही था, मैंने बताया ना वो उसमें। और मेरा प्रैक्टिकल था फिजिक्स का, बीएससी का। हमें फिजिक्स प्रैक्टिकल में 50 में 18 नंबर मिले। मेरी मार्कशीट में फिजिक्स में हमको प्रैक्टिकल में 18 नंबर हैं। और 18 नंबर सिर्फ इस वजह से थे कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट शुक्ला जी थे। और 18 नंबर इसलिए मिले कि मैं सुशील कुमार सिंह था। तिवारी मिश्रा होता तो 48 मिलते। ये मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, उस समय यही हो रहा था। हमारा मित्र है वो पाया ही था। हमारा मित्र एक शुक्ला था, बहुत अच्छा, आज भी दोस्त है, हाई कोर्ट में वकील है। वो पाया था 46 नंबर 50 में। जबकि बीएससी में हमारे उसके नंबर उसके बावजूद भी बराबर हैं, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नंबर है हमारा उसका। लेकिन वो हम 18 थे, वो 46 था। तो ये उस समय मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा आपसी रंजिश पैदा हो गई कि मतलब क्या प्रोफेसर, क्या टीचर, क्या डिपार्टमेंट का हेड, प्रैक्टिकल में भी टाइटल के हिसाब से, जाति के हिसाब से नंबर दिए जा रहे थे। और हमको 50 में 18 नंबर फिजिक्स में मिला। एक तो वैसे ही इतनी मेहनत करके पढ़ो और ऊपर से प्रैक्टिकल में तो यार ज्यादा मिलते ही है। थ्योरी में तो थोड़े से, एक बार प्रैक्टिकल में तो लोग पूरे को पूरे पा जाते हैं। उसमें भी पासिंग मार्क 1-2 नंबर की रहम कर दिए, नहीं तो फेल ही हो जाता। 1 साल की बीएससी आगे बढ़ जाती। तो ये भी था। और हम क्लास में समझाते थे, जैसे हम लोग थोड़े से चातुर्य टाइप के थे विद्यार्थी, हम तो हमेशा से बोलने चालने वाले ही थे। बस यही गड़बड़ी थी कि हम मतलब एक सराउंडिंग में ही हम लोग बातचीत करते थे, पूरी क्लास में नहीं। क्लास में तो 60-70 बच्चे किससे करोगे, जैसे 10-20 बच्चों के बीच ऐसे चलता था। तो हम तो बोलने, तो हम हमेशा समझाते थे यार ये लड़ाई रुकनी चाहिए यार, ये रिजर्वेशन की लड़ाई ठीक नहीं है। सरकारें पावरफुल होती हैं, फैसले ले चुकी हैं। अब हमें नहीं लगता कि सरकार वापसी करेगी। और फिर ये आज का तो फैसला था नहीं भाई, जमाने से लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार इसमें ये इस तरीके से समझता। हम क्या समझाते थे? हम समझाते थे कि भाई 100 सीट है, ऐसे बोलते थे कि 100 सीट है, 23 सीट आपने SC ST को दे दिया, 27 सीट आपने OBC को दे दिया, BC कहते थे उस टाइम, 50 सीट निकाल दिया आपने। अब इसमें -50 कर दिया तो =50 बचा। तो हम ये कहते थे कि यार देखो SC ST 23 सीट ले गए, OBC 27 ले गया, ठीक। तो SC ST को 50, बाकी 50 भी तो रिजर्वेशन ही हो गया तुम्हारा।
भाई 50 इधर रिजर्वेशन, 50 उधर रिजर्वेशन। और इसको तोड़ के समझें तो इस तरीके से समझाया कि भैया 54% देश में ओबीसी है, और 23% SC ST है, साथ साथ 15-17% फॉरवर्ड लॉबी है, तो 15% को 50%, 75% को 50, बताओ किसको रिजर्वेशन ज्यादा मिला है? हाँ, जो फॉरवर्ड लॉबी है वो कितनी है देश में? 15 से 20% भी नहीं है, और उसको सीट कितनी है? 50%। तो इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? और आज 30 साल के बाद आप देखिए तो बैकवर्ड और जनरल की मेरी टेक हो गई है। लेकिन कौन समझेगा? कहीं भाग यहां से, क्या समझा रहा है? असल में क्या होता है ना कि कुछ विरोध विरोध के लिए होते हैं, कुछ विरोध सुधार के लिए होते हैं। तो वो कुछ विरोध को समझने की भी जरूरत पड़ती है कि सुधार के लिए विरोध है या विरोध के लिए विरोध है। आज एक बार गडकरी जी ने कहा था कि भाई रिजर्वेशन कितना भी दे दो, जब तुम नौकरी नहीं दोगे तो रिजर्वेशन भी क्या करेगा? आप उत्तराखंड में अभी आरओ का रिजल्ट आया, पूरी लिस्ट उठा के देखिए तो रिजर्वेशन का पूरा देखेंगे तो 10 प्रकार का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। आप जरा कल्पना करके देखिए कि 21 से 42 के बीच में पीसीएस में फॉर्म भरने की एज है। वैसे जनरली सभी वैकेंसी का यही हाल है, सभी में एज यही है। और उत्तराखंड में 2002 अगस्त में पहली बार से पीसीएस की वैकेंसी आई, और 2021 में इसके पहले आई थी, वो भी अगस्त में ही आई थी, ये अगस्त क्रांति। इस दरमियान अगर आप देखें, चलो 2000 में छोड़ दीजिए भाई, उत्तराखंड नया नया था, 2002 से 21 के बीच में 20 साल का फासला है करीब करीब। और 2024 में अभी उसका इंटरव्यू होना है इस वाली का। अगर 2002 से 24 के दरमियान देखें तो 22 साल का फासला है। आपने 42 साल एज तो किया, ये ठीक है, लेकिन मौके कितने मिले? पंचवर्षीय योजना बना दी आपने। कुछ लड़के बैठे बिठाए ओवरेज हो गए, बिना अटेम्प्ट ही पाए। अगर कोई विद्यार्थी लेटेस्ट, अगर आप इस ग्राउंड को देखें, जो कि ये समझने की बात है, ये बात विरोध की नहीं, ये सुधार की बात है, कि कोई विद्यार्थी 21 में 41 साल का था, माना वो सितंबर 2 में वह 41 साल का हो जाता, 22 में 42 साल का। कब? 2022 में। आपने 41 में वैकेंसी, 21 में वैकेंसी निकाली, 22 में निकाला ही नहीं। अगर वो 22 में आप निकालते तो 41 वाला सितंबर में 42 हो रहा था, तो 1 जुलाई 2022 को वो 42 से थोड़े 2 महीना कम रहता और एक और अटेम्प्ट लेता। लेकिन जो 21 में 41 था, वो 24 में 44 हो गया। हो गया ना 44? तो 21 से 42 है, वो तो खत्म हो गया, उसको तो मौका ही नहीं मिला। हम कह रहे हैं आप 21 से 35 किए होते, लेकिन 15 बार मौका दिए होते। आप 60 साल कर दीजिए, वैकेंसी मत निकालिए,
तो गडकरी जी ने ठीक ही तो कहा भाई, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के टाइम का शायद बात है ये, तो थोड़ा सत्य तो है कि भाई जब आप वैकेंसी निकाले ही नहीं की तो रिजर्वेशन देके भी क्या मिलेगा लोगों को। टाइम्स वैकेंसी तो निकालिए प्रभु, 5 निकालिए, 20 निकालिए, 15 निकालिए। क्यों 14 जून 2010 को, 14 जून 2010, 2002, 2004, 2006 और 14 जून 2010, ये 6 का रिजल्ट का दिन है, 2006 बैच का। उत्तराखंड को बने नवंबर 2000 से और 2010 के बीच की यात्रा तय कीजिए तो 3 वैकेंसी की भर्ती हुई थी, 3 बार वैकेंसी निकली थी 10 साल में। बाकी इधर 12-14 साल निकाल लीजिए, आमतौर पर 4 बार यही है। तो आप 7-8 बार बा मुश्किल से 24 साल में भर्ती करेंगे तो 21 से 42 में तो बैठे बैठे बुढ़ा जाएगा आदमी। और उत्तर प्रदेश के जाकर उठा लीजिए, 2024 का 17 मार्च को पेपर है, ये 2024 की वैकेंसी का है, यानी 2000 से लेकर 2024 के बीच में 17 मार्च को 24वां एग्जाम होने जा रहा है। तो अवसर भी तो देना जरूरी है ना। अब अवसर नहीं मिलेगा तो विरोध होगा, तो विरोध इसलिए भी होता है कि सुधार हो। विरोध जो है ना, सुधार की पहला चरण होता है। किसानों ने विरोध किया तो आपने सुधार किया, ट्रांसपोर्टेशन ने विरोध किया तो आपने सुधार किया, विद्यार्थियों ने इलाहाबाद में विरोध किया तो आपने सुधार किया। क्या किया? आरओ का पेपर निरस्त 11 तारीख को, पुलिस वालों का पेपर निरस्त। अभी कल मेरी बात हो रही थी इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा कि सर यहां तो अखबार में निकला है, लग रहा 17 मार्च का पेपर नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी असुविधाएं हो गई, आगे न टल जाए कहीं। तो विरोध में सुधार के तत्व भी छुपे हैं, बशर्ते विरोध संरचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव। नकल रोकने का विरोध सही विरोध है, परीक्षा समय से कराइए सही विरोध है, फ्री एंड फेयर कराइए सही विरोध है। कान में सरसों का तेल डाल के बैठे रहेंगे तो लोग तो सड़क पर हल्ला करेंगे ही। विरोध बताता है कि कमी है और कमी बताती है कि सुधार की जरूरत है। और सत्ता की हनक में अगर सुधार आप भूल गए तो ध्यान रखना है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है, जनता हमेशा रहती है। जनता और सत्ता का जानते हैं संपर्क और संवाद क्या है? जनता सड़क पर होती है और सत्ता बुलंदी पर, और गिरने का डर उसे ही होता है जो बुलंदी पे होता है। तो बुलंदी पे बैठे लोग विरोध को अपनी ताकत से दबाएं ना, बल्कि सुधार करके उनसे साथी हाथ बढ़ाना की थ्योरी पे काम करें, क्योंकि सत्ता की हनक देर तक रहती नहीं है। सत्ता कोई जमावट, कोई बसावट, कोई विरासत नहीं है। देश जनता का है, जनता की ताकत होती है। जनता पर ताकत दिखाने वाले जमींदोज हो जाते हैं। नकल हो, पर्चा लीक होता हो, समय से परीक्षा ना होती, परिणाम समय से ना आता हो और इसका विरोध हो, तो सत्ता को सर झुका करके इसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये विद्यार्थियों को, युवाओं के खून पसीना होता है, गरीबी मुफलिसी में माँ बाप का कचोटा हुआ पैसा होता है, और दिन रात मेहनत करने वाले लोगों का हिसाब किताब सही से नहीं मिलेगा तो सड़क पे विरोध होगा। और विरोध होगा तो आप सत्ता के हनक से उसको दबाइए मत, बल्कि इस कमियों को स्वीकार करके सुधार कीजिए। और सुधार में जनता भी खुश और आप भी प्रभावी। कितना दिन लाठी चलवाएंगे? एक जनता है क्या? सरकार मुट्ठी भर लोगों की है, जनता तो अकूत है।
हाँ, एक परीक्षा रद्द होती है तो 50-50 लाख लोग प्रभावित होते हैं, और एक सरकार गिरती है तो 2-4 ठो मिनिस्टर जाते हैं इधर उधर। तो सत्ता का दूसरा पर्याय सुधार है, और जनता का पर्याय यह है कि जनता में गूंज होगी, और गूंज होती है वो विरोध नहीं होता, बल्कि ये बताती कि भैया थोड़े यार सुधार लो यार, तकलीफ बहुत है। बाकी बनाए तो हम ही हैं, सत्ता तो हम ही बनाए हैं ना, तो हम कहीं आपसे नाराज रहेंगे, बस सुधारते रहिए आप। ठीक है, लिखो संघ की भाषा, सबसे पहले हेडिंग बनाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अरे कहीं मंच उंच पे हम लोग ऐसे 400-500 लोग भाषण देते तो वहीं देखो भीड़ जो है टूट पड़े। क्यों ऐश्वर्या सही नहीं है? हाँ, काबू में न रहे जनता, कहें कहाँ है सुशील सर, चरण कहाँ है इनका? हाँ, अब पब्लिक को सही परिभाषा नहीं पता रहती ना, अपनी सही परिभाषा का पता होने से ताकत बढ़ती है ना। काहे का डर, क्या कर लेगा कोई? कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून है, नियम कायदा है, कोई क्या कर लेगा? दबा सकता है, थोड़ा सा जोर जबरदस्ती हो सकता है, बाकी क्या कर लोगे भाई। देखो संघ की भाषा, एक हेडिंग बना बेचा, और आर्टिकल लिखो 343 to 351, 343 to 351। आपने अगर वो सही में इंटरव्यू दिया होगा, वो 12th फेल वाला, अगर वही इंटरव्यू जो जैसा प्रश्न डिजाइन किया गया था, अगर वाकई में यही यूपीएससी में उसके साथ 2005 के इंटरव्यू में हुआ होगा, तो बहुत हिम्मती आदमी था वो। हालांकि उसकी यात्रा बताती है कि उसके अंदर हिम्मत रही होगी। 12th फेल में मनोज कुमार शर्मा, जो इंटरव्यू में जो प्रश्न थे जिसका जवाब था, अगर वाकई में ऑलमोस्ट 90-100 के बीच में यही रेशियो रहा होगा तरीका, तो बहुत हिम्मत का काम था। लोग परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत कुछ चीटिंग करते हैं या छुपाते हैं, लेकिन वो रिस्क लिया, और रिस्क जो है ना बड़ी मेहनत के बाद आता है, और उसकी लाइफ स्टाइल देख के लगता है कि उसमें रिस्क उसके रोम रोम में था। संभालना आपको है। क्या समझे? इंटरव्यू के अंतिम अटेम्प्ट हो, इंटरव्यू में बैठे हो और निडर हो, साहसी हो, जोखिम से भरे हो, और सवालों के जवाब के तत्परता में वही चिन्ह, वही संकेत और वही डेडिकेशन, वही वक्तव्य निकलता हो जो नहीं होने वाला भी हो। जो लोग इरिटेट हो जाएं, चिढ़ जाएं, आपको एक्स्ट्रा कुछ समझ लें, लेकिन हकीकत कभी भी खराब नतीजे नहीं देती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। तो वो इंटरव्यू जो है ना, सोचने पे मजबूर किया बोर्ड के लोगों को।